नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, आपके कुछ अधिकार हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति। तो अगला अधिकार मैं बताने वाली हूँ कि राइट टू चूज़ ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ऑप्शन इफ़ अवेलेबल, और यदि उपलब्ध हो तो वैकल्पिक उपचार विकल्प चुनने का अधिकार। हॉस्पिटल, डॉक्टर या नर्स या स्वास्थ्य कर्मचारी को जो भी उपलब्ध उपचार हो, थेरेपीज़ हो, बताने ही होंगे, और उन विकल्पों में से आपको कोई दूसरा उपचार या थेरेपी चुनने से कोई रोक नहीं सकता। और रोगी या उसके देखभाल करने वाले को गहराई से समझकर कोई भी उपचार या ट्रीटमेंट चुन सकते हैं, चाहे वह उपचार आपके डॉक्टर ने आपसे कहा हो या नहीं कहा हो, या उसकी सहमति हो या नहीं हो, परंतु उसके परिणामों की जिम्मेदारी तो रोगी या उसके देखभाल करने वाले को ही उठानी होगी। नौवां अधिकार है राइट टू सेकंड ओपिनियन, यानी कि दूसरी राय का अधिकार। यदि आप अपनी पसंद के डॉक्टर या हॉस्पिटल से दूसरी राय लेना चाहते हैं तो डॉक्टर और हॉस्पिटल को आपके निर्णय का सम्मान करना होगा, वो करेगा ही, और सारे रिकॉर्ड, दस्तावेज और अन्य जरूरी जानकारी भी देनी होगी। यदि आप किसी अन्य डॉक्टर से संपर्क करना चुनते हैं तो डॉक्टर, हॉस्पिटल, नर्स ना तो आपको रोक सकता है, ना ही आपको वहाँ जाने के लिए हतोत्साहित कर सकता है, मना कर सकता है। और हॉस्पिटल को रोगी के स्वास्थ्य की स्थिति और उपचारी में देरी के मामले में परिणामों की विस्तृत विवरण देना होगा, यानी कि जानकारी देनी होगी। यदि आप अपनी दूसरी राय लेने के बाद फिर से पहले हॉस्पिटल में वापस आने का विकल्प चुनते हैं, तब भी हॉस्पिटल अपनी स्वास्थ्य सेवाओं में क्वालिटी का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, आपको पूरी उतनी ही गुणवत्ता से समझो देगा सेवाएं, और क्योंकि ये स्वास्थ्य का मामला अहम का नहीं। और भारतीय दंड संहिता की धारा के 304A के हिसाब से डॉक्टर या हॉस्पिटल द्वारा अगर कोई रोगी को कोई दवा लिखी जाती है तो उसके ऊपर उसका डायग्नोसिस यानी कि निदान होना ज़रूरी है, और अगर कोई निदान नहीं लिखा हुआ है तो यह एक लापरवाही का मामला है, यानी कि डॉक्टर अपने कर्तव्य में विफल है, और ये एक आपराधिक लापरवाही है, और यह बेसिकली केयर के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा घोर लापरवाही है। और इसका अर्थ यह है कि जिसने दवाई लिखी है परंतु डायग्नोसिस नहीं लिखा, इसका मतलब है कि उसने लापरवाही और उसके परिणामों की तरफ ध्यान नहीं दिया और दवा लिख दी। इसका अर्थ यह है कि जब आप इलाज के लिए जाएं तो ज़रूर देखें कि डॉक्टर ने दवा के साथ साथ आपकी बीमारी का नाम भी लिखा हो। अब 10वां आता है राइट टू ट्रांसपेरेंसी इन रेट्स एंड केयर अकॉर्डिंग टू प्रेस्क्राइब्ड रेट्स वेयर एवर इट इज़ रेलिवेंट। मीन्स दरों में जो भी खर्च की दर है उसमें पारदर्शिता का अधिकार, और जहाँ ज़रूरी हो निर्धारित दरों के अनुसार देखभाल। रोगी को उनके द्वारा प्राप्त किए जा रहे उपचार के लिए खर्च की जाने वाली लागत को लिखित में लेखा रखने का अधिकार है, उसको लिखित में दिया जाना ज़रूरी है। उसके प्रमाण स्वरूप हॉस्पिटल में क्या है कि वो लोग के लिए ज़रूरी है कि वो एक प्रिंटेड ब्रोशर्स या पैम्फलेट्स आपके लिए रखें, ताकि आप उसमें देख सकें कि कितना खर्चा किस चीज़ पर होगा। और हॉस्पिटल अपने मुख्य जगह पर जहाँ जहाँ स्थान हो वहाँ पे उनका एक डिस्प्ले बोर्ड होना ज़रूरी है, जिसपे कौन कौन से टेस्ट या कौन कौन सी सर्जरी या क्या क्या चीज़ें यहाँ होती है, उसकी कितनी कितनी पेमेंट लगेगी, उसका एक स्थानीय भाषा में और अंग्रेज़ी में होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हर एक सुविधाकर्ता को अच्छे से सुविधा प्राप्तकर्ता को अच्छे से जानकारी हो जाए और किसी भी प्रकार की शंका ना हो, बाद में कन्फ्यूजन ना हो। पैसों के मामले की वजह से भी कई बार बहुत सारे कोर्ट केस हॉस्पिटल पर होते हैं, और तथा रोगी या उसके रिश्तेदार होने वाले खर्च का इंतजाम कर सके, तथा विभिन्न हॉस्पिटल में एक ही बीमारी को लेकर अलग अलग क्या क्या खर्चे और क्या क्या दरें हैं उसका पता लगा सके, और कंपैरिजन के हिसाब से अपना सही मूल्य में उपचार करा सकें। और अगर कीमत कम या ज़्यादा है तो आपको पूछने और कारण जानने का अधिकार है। मरीजों को राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण, जो कि NPA है, और अन्य संबंधित अधिकारियों द्वारा तय दरों के हिसाब से सेवाओं को प्राप्त करने का अधिकार है। कोई भी हॉस्पिटल अपनी मर्जी से आपके ऊपर को पैसे नहीं ले सकता आपसे, और इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा एक निर्धारित सीमा है, उसी के अंदर ही वो आपसे पैसे ले सकते हैं। जैसे अभी पहले प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे थे कोविड में एडमिशन के लिए, बाद में सरकार ने उसके लिए दरें तय की कि इससे ज़्यादा आप पेमेंट नहीं ले सकते। लाइकवाइज अभी जैसे कोरोना की वैक्सीन के लिए सरकार ने जो है वो दर तय कर दिया, पेमेंट तय कर दी कि इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। अब 11वां आपका आता है
कि राइट टू चूज द सोर्स फॉर ऑब्टेनिंग मेडिसिन और टेस्ट, दवाएं या परीक्षण प्राप्त करने के लिए स्रोत चुनने का अधिकार। एक रोगी या देखभाल करने वाले के रूप में आपको ये चुनने का अधिकार है कि आप किस पंजीकृत फार्मेसी से दवा या चिकित्सा का सामान खरीद सकते हैं, और यह किसी भी डायग्नोस्टिक सेंटर से, प्रयोगशाला से अपने टेस्ट करा सकते हैं, जो कि नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर लेबोरेटरीज यानी कि NBL के तहत रजिस्टर्ड होनी चाहिए। वहाँ से आप जांच करा सकते हैं, जैसे कि खून, पेशाब, एक्सरे, CT स्कैन, MRI, जो भी। और कोई भी हॉस्पिटल, डॉक्टर या नर्स आपको मजबूर नहीं कर सकते कि उनके द्वारा बताई गए स्थान से ही चिकित्सा का सामान लेना होगा और वही मान्य होगा। उनके द्वारा सुझाई गई जगह से ही जांच मान्य होगी। आपको इन शर्तों को मना करने का अधिकार है, इस अधिकार का अच्छे से मिसयूज होता है। अब बात आती है 12वें अधिकार के, राइट टू प्रॉपर रेफरल एंड ट्रांसफर विच इज फ्री फ्रॉम प्रिवर्स कमर्शियल इन्फ्लुएंसेस, उचित रेफरल और स्थानांतरण का अधिकार जो विकृत व्यवसायी प्रभावों से मुक्त हो। इसका मतलब ये है कि पेशेंट को मान लो कि एक हॉस्पिटल दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करता है, तो उस हॉस्पिटल को पूरी की पूरी जानकारी देनी होगी कि वो क्यों ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और बहुत डिटेल में देनी होगी, और उसमें उसके रिश्तेदार और रोगी को की भी कंसेंट होनी ज़रूरी है, उसका समझना भी ज़रूरी है। और अगर वो ट्रांसफ़र हो रहा है तो वहाँ पे क्या क्या अवेलेबल बेस्ट फैसिलिटीज़ हैं उसके बारे में बताना होगा, क्या क्या बेस्ट उपचार अवेलेबल है वो भी बताने होंगे। और अगर मान लो कि कोई ट्रीटमेंट चल रहा है वो भी बताना होगा कि ताकि वो वहाँ जाके भी कंटिन्यू हो सके। और डिटेल्ड समरी देनी होगी कि जो पुराने हॉस्पिटल में जहाँ से वो स्थानांतरण किया जा रहा है यानी कि ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो वहाँ पर कौन कौन से प्रोसीजर हुए, कौन कौन सी कोई एलर्जी हुई, कोई एडवर्स रिएक्शन टू एनी थेरेपी हुआ, किसी थेरेपी से हुआ, कोई क्या क्या ट्रीटमेंट देगा, क्या क्या मेडिसिन, उसकी एक प्रॉपर समरी देनी होगी। और ये स्टेप जो है किक बैक करने के लिए रिश्वतखोरी की वजह से, कमीशन या इंसेंटिव या ऑकवर्ड बिजनेस प्रैक्टिसेस की वजह से नहीं होने चाहिए। ये ट्रांसफ़र उस वजह से नहीं होना चाहिए, ये उससे मुक्त होना चाहिए। अब 13वां अधिकार है, राइट टू प्रोटेक्शन फॉर पेशेंट इन्वॉल्व इन क्लिनिकल ट्रायल्स, जो कि नैदानिक परीक्षणों में शामिल जो रोगियों के लिए, जो रोगी हैं उनकी सुरक्षा का अधिकार। सभी क्लिनिकल ट्रायल जो हैं वो प्रोटोकॉल और अच्छे क्लिनिकल प्रैक्टिकल गाइडलाइंस के तहत ही होने चाहिए। और ये गाइडलाइंस जो है सर्विसेज भारत सरकार, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, रूल्स 1945 सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ के दी हैं। और इनमें भाग लेने वाले की सहमति, यानी कि क्लिनिकल ट्रायल में भाग लेने वाले की सहमति, उनको क्या दवाएं दी जा रही हैं वो, उसके उपचार की पर्ची, उसकी प्राइवेसी और उसकी गोपनीयता इत्यादि जैसी चीज़ें उसमें हैं। अब आता है कि राइट टू 14वां अधिकार है, राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट इन्वॉल्व इन बायोमेडिकल एंड हेल्थ रिसर्च, यानी कि जैव चिकित्सा और स्वास्थ्य अनुसंधान में शामिल प्रतिभागियों के संरक्षण का अधिकार। इसका मतलब यह है कि अगर कोई मरीज बायोमेडिकल या स्वास्थ्य अनुसंधान प्रक्रिया में शामिल है किसी रिसर्च में, तो उनकी सहमति लिखित रूप में ली जानी चाहिए। शोध के दौरान भी यानी कि रिसर्च के दौरान भी उनके सम्मान, उनकी प्राइवेसी यानी कि गोपनीयता और उसके अधिकार को बरकरार रखने की ज़रूरत है। यदि किसी रोगी को या किसी प्रतिभागी को या पार्टिसिपेंट को डायरेक्ट कोई शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, कानूनी या आर्थिक नुकसान होना, तो वो हॉस्पिटल या डॉक्टर जो रिसर्च कर रहा है उसको फाइनेंशियल यानी कि वित्तीय और दूसरी सहायता देना जरूरी है। और अगर उस अनुसंधान से अगर हॉस्पिटल को कोई लाभ मिलता है तो वो उसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों को, उस कम्युनिटी को भी मिलना ज़रूरी है। अब अगला अधिकार आता है 15वां अधिकार। ये अधिकार कहता है कि राइट टू बी डिस्चार्ज, राइट टू रिसीव द बॉडी ऑफ डिजीज पर्सन फ्रॉम द हॉस्पिटल, छुट्टी का अधिकार, हॉस्पिटल से मृत व्यक्ति के शव को प्राप्त करने का अधिकार। इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को इस बात की वजह से रोका नहीं जा सकता, अगर कोई डिस्प्यूट है, अगर पेमेंट का डिस्प्यूट है तो किसी व्यक्ति को छुट्टी दिए जाने से रोका नहीं जा सकता, या उसका शव नहीं रखा जा सकता कि आपको शव नहीं दिया जाएगा क्योंकि आपने आपने पेमेंट जमा नहीं कराई है। ये बिना पेमेंट के भी छुट्टी भी मिलनी ज़रूरी है और उसके साथ साथ ही जो है शव भी मिलना ज़रूरी है, क्योंकि इन वजह डिस्प्यूट होने की वजह से नॉन पेमेंट होती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कहता है। अगला अधिकार आता है
राइट टू पेशेंट एजुकेशन यानी कि रोगी की शिक्षा का अधिकार। मैं आगे कुछ लिस्ट बताने वाली हूँ जिसमें पेशेंट को कुछ चीज़ें बताई जानी ज़रूरी हैं हॉस्पिटल के द्वारा, और वो भी सिंपल लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में, जो कि पेशेंट और उसके रिश्तेदार समझ सके, उसमें बताई जानी चाहिए। जैसे कि मेजर फैक्ट्स यानी कि बीमारी के मेजर फैक्ट्स हैं, खास सच्चाइयाँ हैं वो, और उसकी कंडीशन के बारे में। हेल्दी लिविंग प्रैक्टिसेस क्या है वो उसके बारे में, उस रोगी के हक क्या हैं और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है उसके बारे में। कोई हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो उनको बेनिफिट दे सकती है उसके बारे में, कहीं से उनको फंड की सहायता मिल सकती है उसके बारे में। जैसे कैंसर के पेशेंट्स को सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता मिलती है यानी कि फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है। रेलेवेंट एंटाइटलमेंट्स जो कि जैसे मान लो कौन कौन से चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हैं जहाँ से उनको बेनिफिट हो सकते हैं, कौन कौन सी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और अगर मान लो कि कोई शंका है तो वो कैसे उसका निवारण कर सकते हैं। अब अगला है अधिकार है राइट टू बी हर्ड एंड सीक रिड्रेसल यानी कि सुनवाई और उसके निवारण का अधिकार। आखिरी पर कम नहीं है, ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई परेशानी है, कोई शंका हो गई है, कोई डिस्प्यूट हो गया है, तो पेशेंट को ये राइट है कि वो अपने ग्रीवेंसेस और अपना फीडबैक उस हॉस्पिटल के बारे में या उस डॉक्टर के बारे में दे, ठीक है, जिसके थ्रू उसने ट्रीटमेंट लिया है। और इसके साथ में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ साथ में ये भी कहती है कि मरीज़ और उसके केयर गिवर जो हैं, जो देखभाल करता है, अगर उनको कोई शंका है तो उनकी उस शंका को निवारण किया जाना हॉस्पिटल के द्वारा ज़रूरी है। अगर कोई भी इनमें से जो मैंने 16 ऊपर अधिकार बताए हैं उनमें से अगर कोई भी अधिकार अगर वायलेट हुआ है तो उसकी लिखित में जो है वो एप्लीकेशन लिखी जाएगी, और हॉस्पिटल के द्वारा अगर कोई ग्रीवियंस सेल नहीं है तो वो ग्रीवियंस सेल को बनाने के लिए ज़ोर दे और वहाँ पे एप्लीकेशन दे। नहीं तो उस हॉस्पिटल के डायरेक्टर को या मेडिकल सुपरिटेंडेंट को, जिसको भी, वो अगर ग्रीवियंस सेल नहीं है तो वहाँ पे एप्लीकेशन दे रिटर्न में, और अगर वहाँ पर वो आपकी शंका का निवारण नहीं होता तो आप कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। और ये सारे अधिकार जो हैं ये पेशेंट राइट्स ट्रिब्यूनल फोरम के थ्रू और क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के तहत वो कंप्लेन कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी जानकारी आपके लिए अच्छी रही होगी और आपके ये काम आएगी, और हो सके तो ये जानकारियों को जीवन में लेके आइए और लोगों को आगे भी शेयर कीजिए। थैंक यू एंड थैंक यू।